ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में मैं सुमन संजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वो स्वस्थ नहीं रह सकता। आप शायद समझ गए होंगे, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। इस विषय से संबंधित आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। स्वागत है आप दोनों का सर स्टूडियो में। थैंक यू। धन्यवाद जी। हमारे विशेषज्ञों से बात करने के लिए जो नंबर आपको डायल करना होगा वो हम बता देते हैं। हमारा टोल फ्री फोन नंबर है 1800-11-363। एक बार फिर बता दूं 1800-11-3663। आप देश के किसी भी कोने से बिना किसी शुल्क के सीधा हमें फोन कर सकते हैं। आप हमें 2342-1082 और 2342-1083 पर भी फोन कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना न भूलें। तो सर, हम इस बारे में अभी बातचीत शुरू करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमेशा स्वच्छता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वो आपकी आदत बन जाए। तो गांधी जी के स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राजपथ से एक वृहद देशव्यापी जन आंदोलन स्वच्छ भारत का शुभारंभ किया। इस अभियान से उन्होंने देश के हर नागरिक को जोड़ने का सफल प्रयास किया, फिर वो चाहे किसी गांव देहात में बसने वाला व्यक्ति हो या महानगरवासी, सभी किसी न किसी रूप से इस अभियान से जुड़े हैं और इस महत्वपूर्ण बदलाव के साक्षी बने हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि कितने वर्षों से आप इस मिशन से जुड़े हैं, इस अभियान से जुड़े हैं? नितिक, जहां तक स्वच्छ भारत का मिशन का सवाल है, ये तो 2 अक्टूबर 2014 को जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां से लॉन्च किया था दिल्ली से जी। और इसके पहले 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से जी उन्होंने जब देश को पहला संबोधन किया था प्रधानमंत्री के रूप में, उसमें उन्होंने पूरे देश को स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ करने की बात कही थी जी। और उस समय एक बहुत चुनौतीपूर्ण बात लगी थी। बहुत लोगों को लगा कि शायद ये मिशन होगा या नहीं होगा, कर भी सकते हैं कि नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक दृढ़ शक्ति जो थी जी, उसका नतीजा आज पूरे देश के कोने कोने में, कहीं भी किसी भी शहर में, किसी भी गांव में जाकर के आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका असर पड़ा है जी। मैं इस मंत्रालय में जुलाई 2014 में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे आया, तब से मैं इस कार्यक्रम से जुड़ गया हूं। क्या बात। और अब तो पिछले 4 सालों से सचिव के रूप में मैं इसको कार्यक्रम को पूरे देश के सारे शहरों में चलाया और नतीजा हर एक को देखने को है जी। आप ओडीएफ की बात तो बाद में हम करेंगे, कूड़े की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले लोगों के व्यवहार के बारे में आप देखिए जी। पहले एक बड़ा आम बात हुआ करती थी कि लोग ऑफिस से घरों को जा रहे हैं, मार्केट से घरों को जा रहे हैं, कोई कुछ प्लास्टिक की बोतल बाहर फेंक रहा है, कोई खाने का सामान फेंक रहा है, कोई छिलके फेंक रहा है, तमाम सारी चीजें जो लोग इसको बाहर फेंक देते थे गाड़ियों से। लेकिन आज आपको ऐसा नजारा सड़कों पे नजर नहीं आता है। बिल्कुल जी। अगर कहीं कोई कुछ करता भी है तो दूसरा आदमी तुरंत उसे पॉइंट आउट करता है जी। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है लोगों के व्यवहार परिवर्तन में। बिल्कुल। बाकी तो अगर आप देखें तो हमारे सारे 100% सारे शहर, एक वेस्ट बंगाल का एक शहर पुरुलिया है जो अभी भी वो ये अभी तक अपने को जो है ओडीएफ घोषित नहीं कर पाया है जी। लेकिन उसको छोड़ दे तो बाकी देश के सारे 100% ओडीएफ हो चुके हैं जी। कूड़ा जो कि हम लोग लगभग 26,000 टन प्रतिदिन कूड़े का जो हम लोग ट्रीटमेंट करते थे, आज हम लगभग 1 लाख टन कूड़े का ट्रीटमेंट प्रतिदिन करते हैं जी। हमारे किसी भी शहर में पहले डोर टू डोर कलेक्शन की स्थिति जो नहीं थी, नगण्य थी, आज हमारे लगभग
97% शहरों के वार्ड में आज डोर टू डोर कलेक्शन है। करीब 75% में वहां पे सोर्स सेग्रीगेशन होता है, यानी वेट वेस्ट और जो ड्राई वेस्ट है, सूखा और गीला कूड़ा है, वो लोग उसे अलग करते हैं और उसका 70%, जो मैंने कहा लगभग 1 लाख टन प्रतिदिन का कूड़े का ट्रीटमेंट होता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जी बिल्कुल। तो आपसे बातचीत हम जारी रखते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले अपने श्रोताओं को एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि आज जो हमारा कार्यक्रम है वो है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के बारे में, और विषय से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं सीधे स्टूडियो में। मैं नंबर एक बार आपको बता देती हूँ, 1800-113-663, 1800-113663। 2 और नंबर है 2342-1082, 2342-1082, और दूसरा नंबर है 2342-1083, 2342-1083। और दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना न भूलें। तो आपके फोनों की हमें प्रतीक्षा है और हम बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे बीच जो विशेषज्ञ हैं वो हैं भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी और डॉक्टर बिंदेश्वर पांडे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। तो पाठक जी, आपकी संस्था, आपने बहुत वर्षों से ग्रासरूट लेवल पे जिसे कहा जाता है कि स्थानीय स्तर पर जाके लोगों के बीच बहुत काम किया है। तो क्या आप मिश्रा जी की इस बात से सहमत है जो इन्होंने कहा कि लोगों के एटीट्यूड में एक फर्क आया है, उनकी सोच में एक फर्क आया है? उसमें 100% सब सहमत है जी। पहले के विचार में, सोच में और आज में आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा कि भारत एक स्वच्छ दिखने लगा है। जी। वह जो आपने कहा सचिव महोदय ने, वो सही है कि लोगों के जो मन में एक एटीट्यूड चेंज हुआ है, उससे जैसे आप कह रहे थे कि लोग फेंकता नहीं है और कोई फेंकने का प्रयास कर रहा है तो रोक लेता है। बिल्कुल। मैं उदयपुर से आ रहा था जी, एक पत्रकार मेरे बगल बैठे थे, तो वो कुछ कोको कोला पिया उन्होंने जी, उसका कैन जो था हाथ में रखे हुए थे, तो उनकी लड़की छोटी सी 6-7 वर्ष की, वो पीछे से आई, माँ के साथ बैठी थी, तो वो कैन उनके हाथ से ले करके होस्टेस को दे आई, तो मुझे हंसी छूट गई जी। तो मैंने पूछा कि ये हमारी लड़की है और इसका ही काम है कि वो कोई चीज कहीं फेंका हुआ है तो उठा के वो रखाएगी। क्या बात है। और कहती क्या है कि ऐसे करोगे तो मोदी जी देख लेंगे। बहुत सुंदर, कितनी सुंदर बात है। जो सचिव महोदय ने कहा, मिश्रा साहब ने, वो कितना सटीक है कि एक छोटी सी बच्ची के दिमाग में, 6 वर्ष की थी या 7 वर्ष की, उसमें एटीट्यूड चेंज हुआ जी। और लोगों में तो आई। तो ये अभियान सिर्फ वर्तमान में काम नहीं कर रहा है, जो भविष्य की पीढ़ी है हमारी, जो बच्चे हैं, उनको भी तैयार कर रहा है भविष्य में देश को और आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में। और इस बीच एक श्रोता हमसे जुड़े हैं, आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। हेलो जी, स्टूडियो में सभी बैठे मेहमानों को मेरा सादर प्रणाम जी। आपका नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर कस्बा मनावर से संदीप कुमार बात कर रहा हूँ जी। संदीप कुमार जी, आपका क्या सवाल है? मैडम, मैं जानना ही चाह रहा था, जैसे कि सफाई अभियान को लेके बात चलती है और सफाई अभियान में काफी कुछ सुधार और बहुत बेहतर भी हुआ है जी। कई जगह ये देखने के लिए मिलता है, जैसे नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत हैं, फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद वहाँ सफाई में कर्मचारी क्यों नहीं ध्यान दे पाते हैं जी? जैसे कि मैं अपने कस्बा मनावर को लेकर बात करना चाहूंगा जी। तकरीबन 40 से 50 सफाई कर्मचारी हैं यहाँ पर। अच्छा। लेकिन ठीक से कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते हैं जी। संदीप जी, मैं आपको इस प्रश्न के लिए बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने जो बात कही है, देखिए, ऐसा है कि जो हमारे सफाई कर्मी हैं, आपने देखा होगा कि हाल में एक बहुत बड़ी चुनौती कोविड की आई थी। एक कोविड का पहला झोंका आया, फिर दूसरा झोंका आया, लॉकडाउन हुए,
बहुत सारी तकलीफ हुई, और उसके बावजूद भी घर घर की सफाई हमारे सफाई मित्रों ने, सफाई कर्मियों ने किया, और किसी भी कस्बे में कूड़े का ढेर नहीं लिखा, कूड़े साफ होते रहे। तो हमें लगता है कि सफाई मित्र हमारे, जितना हम उनमें जो परिवर्तन आया है, जो उन्होंने काम किया है, वो एक बहुत ही एक आदर का बात है कि हम सबको साफ अगर नहीं रखते तो कोविड की समस्या एक तरफ होती, और दूसरे तरफ हमें इस सफाई को न होने की वजह से किस्म किस्म की और बीमारियां भी होने को होती। अब सवाल उठता है कि आपके कस्बे के बारे में, मैं कहूंगा कि आपके कस्बे के बारे में आप अगर वहां पे स्थानीय लोगों से बात करें, उनको अगर प्रॉपरली उन्हें इस बात की शिक्षा दें। हम लोग लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग भी करते हैं। हम शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत रैंकिंग भी करते हैं। आपके शहर का भी देखिए 2021 का रैंक निर्धारित हो गया, बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट होने वाला, और पता चलेगा कि आपका शहर पिछले बार कितना था, अब इस बार कैसा हुआ। उसके लिए दो शहरों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा भी होती है। जो हमारे सफाई कर्मी हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनका जो है उनको उत्साहित करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए भी बहुत सारे कार्य होते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक बार हम सब लोग उनके इस बात को ध्यान में रखें तो सफाई में और भी ज्यादा इजाफा होगा, बेहतरी होगा। जी, तो सर यहाँ पे क्योंकि बात हुई छोटे इलाकों की, तो जैसे हम देखते हैं कि शहरों में नगर पालिका है, नगर परिषद है, जो इन कामों को देख रही है कि सफाई ठीक से हो रही है, उनकी देखरेख में वो सब कुछ निर्धारित ढंग से हो रहा है काम। लेकिन जो इलाके ऐसे हैं जैसे तहसीलें हैं राज्यों में जाकर, या ब्लॉक लेवल पे है जहां पे कि नगर पालिका नहीं है, कोई निर्धारित ऐसा प्राधिकरण या कोई ऐसी चीज नहीं है, व्यवस्था नहीं है जो अपनी देखरेख में स्वच्छता का ध्यान रखे, सफाई का ध्यान रखे। तो ऐसी जगहों पे अगर लोग परेशान हों गंदगी से, तो वो कहाँ अपनी गुहार लगाएं, कहाँ किससे मदद मांगे? देखिए, हमने एक स्वच्छता ऐप ये शुरुआत की। अच्छा। और हर एक मोबाइल पे, आज आपको बता दूं, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस ऐप का प्रयोग करते हैं। अच्छा। और लगभग 95% से ज्यादा जो मामले तुरंत 48 घंटे के भीतर वो क्लियर हो जाते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूं, मुझे विदेशों से भी लोगों ने कॉल किया और कहा कि आपका इतना तुरंत का तुरंत ये इसका जो सोल्यूशन निकला। मुझे मैं बताता हूं कि आसाम के कस्बे के बारे में किसी ने मुझे टैग किया, हमारे ट्विटर पर टैग किया, और उन्होंने बताया कि इस कस्बे में इतनी सारा गंदगी का असर पड़ा हुआ है। हमने कहा इसको स्वच्छता ऐप पे आप इसकी फोटो को आप भेज दीजिए, देखिए कि क्या नतीजा होता है। तुरंत उसके बाद ऑपरेशन होना चालू हुआ। मेरे पास उनका मैसेज आया अगले दिन कि ये तो भाई गजब का काम हुआ, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे हो सकता है। तो हमने पूछा कि भाई आप का इससे क्या ताल्लुक है, कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बताया अमेरिका के एक शहर में रहते हैं, वो प्रोफेसर है, और उस शहर के, आसाम को शहर के रहने वाले, वहां पे पढ़ाने गए। बोले कि मुझे तो इस बात का विश्वास भी नहीं था कि ऐसे तेज काम होगा। हमने कहा देखिए, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत है, जिसमें किसी भी इस तरह की समस्या को हम तुरंत तत्काल उसका निदान करते हैं। तो मैं सबसे कहूंगा कि स्वच्छता ऐप को आप अपनाइए, और अपना करके उसका आप देखिए, कहीं भी कूड़े का ढेर है। मैं आपको बताता हूं कि बैकग्राउंड में हमारी नगर पालिकाएं, टाउन एरिया या नगर निगम उस काम को करती है और इंश्योर करती हैं कि आपका तुरंत सफाई हो जाए। बाकी आपने कहा कि जहां पे शहर नहीं है वहां का क्या होगा, तो शहर और देहात सभी जगह स्वच्छता का जो कार्यक्रम चलता है, जैसे शहर में चलता है वैसे देहात में भी चलता है, और वहां भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। तो ये जो ऐप की आपने बात कही और जो उदाहरण दिया कि आसाम के एक छोटी से किसी इलाके में शिकायत थी, तो यानी बाकी हिंदुस्तान में भी कहीं भी किसी छोटे पिछड़े इलाके में, किसी गांव में, देहात में किसी को भी समस्या है तो वो इस ऐप के जरिए आप तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। ये मैप हमारा शहरी इलाके के लिए। अच्छा, ये शहरी इलाके के लिए है। तो सर फिर गांव देहात वाले क्या करेंगे? गांव देहात का मुझे मैं जानकारी नहीं, मैं शहर का ही कार्य देखता हूँ, नगर शहरी कार्य देखता हूँ। तो गांव में भी, गांव चूंकि छोटा सा, मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ। गांव में तो जो सफाई कहाँ पे क्या चीज सबकी जानकारी में होता है, तो वो इस काम को मैं समझता हूँ कि जानकारी ला करके वहां पे स्थानीय प्रधान जी को या स्थानीय जो लोकल पंचायत के अधिकारी हैं उनके ला करके इस कार्य को करा सकते हैं। जी, तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, आप तो क्योंकि बहुत
अंदरूनी इलाकों में, छोटे छोटे पिछड़े इलाकों में भी काम आप कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि जब ऐसी जगहों पे लोग परेशान होते हैं तो आप क्या सुझाएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, या वो आमतौर पे क्या करते हैं जिससे उन्हें समाधान प्राप्त होता है? नहीं, जैसा मिश्रा साहब ने कहा, तो गांव में भी, छोटे इलाकों में भी ऐसी व्यवस्था है कि जो स्वच्छता मित्र लोग हैं, लोकल लेवल कमेटी बनाई है, उसमें उसको वो लोग साफ करने के लिए इंतजाम किया हुआ है। तो पहले के गांव में और अब जाएंगे गांव में तो बहुत का अंतर दिखाई पड़ेगा जी। तो वो वहां पर जैसे व्यवस्था वहां भी है और लोग साफ रखते हैं। अच्छा, जो मेरा योगदान है इसमें स्वच्छ भारत में, तो एक तो प्रधानमंत्री जी के कहने से ये बहुत आगे कार्यक्रम गया। 1968 में मैं इस कार्य में आया था जी। उसमें गांधी जी का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था जी। और मुझे दिया गया था ये काम कि खुले रूप में शौच करने की प्रथा और मैला ढोने प्रथा को समाप्त करा करके और उनको जो है मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। जी जी। तो हमने उसके लिए सुलभ शौचालय का जो आविष्कार किया जी, उससे सहायता मिली भारतवर्ष को भी, बांग्लादेश को भी, वियतनाम को भी, कि और प्रधानमंत्री जी ने तो इसको इतना बहुत ही बृहद स्तर पे चलाया। मिश्रा साहब ने वर्ड इस्तेमाल किया था तो कमिटमेंट के साथ, दृढ़ इच्छा के साथ जी। 6000 वर्ष का जो की समस्या थी जी, वो 60 वर्ष में हो जाए असंभव, कोई कह संभव, लेकिन उसमें जो टेक्नोलॉजी का आविष्कार हमने किया उसके वो महत्वपूर्ण था उसमें जी। दूसरा था कि शौचालय स्टेशन जाए, बस स्टॉप, मार्केट, रिलीजियस प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस, वहां कोई व्यवस्था नहीं थी जी। तो उसके लिए जो है जो हम पब्लिक टॉयलेट्स जो बनाया चलाया हमने, वो आज अब खाली हम लोग नहीं करते और सब लोग करते हैं, एनजीओ करते हैं, सरकार कर रही है। तो अब उसमें क्या है कि आइडिया काम कर गया। तो शौचालय घर में हो गया, स्कूल में हो गया। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 साल के अंदर जी 4,50,000 स्कूलों में शौचालय बन जाना चाहिए ताकि लड़कियां स्कूल जा सके जी। अभी मैं 2 साल पहले अपने स्कूल में गया था, मिडिल स्कूल में 7वीं क्लास में हमारे साथ सिर्फ 2 लड़कियां पढ़ती थी गांव की। अभी मैं गया था तो 14 लड़के थे और 24 लड़कियां थी उस स्कूल में, शौचालय बन जाने का जी। तो स्कूलों में महत्वपूर्ण हुआ। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वच्छता की जो बात है ना, ये जो है ये महत्वपूर्ण बात है जी कि ये सब 50 जो स्वास्थ्य की बात चल रही है ना, तो खुले रूप में शौच करने से डायरिया, डिसेंट्री के साथ साथ 50 बीमारियां होती थी जी। ठीक है, आज डायरिया डिसेंट्री कम किया। तो ये जो महत्वपूर्ण है कि जो हमने आविष्कार किए उस आविष्कार से ये सरकार को सहायता मिली कि उस तकनीकों के सीवरेज से संभव नहीं था जी। तो यहाँ पे इस बीच एक श्रोता हमसे जुड़े हैं, आइए उनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो जी सर। हेलो जी, अभी लगता है कि उनसे हमारा संपर्क नहीं जुड़ पाया है, तो हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कह रहे थे हम जी कि बाद में सेक्रेटरी बनी वो आशा दास जी, तो वो मुझसे कह रही थी कि मैं जब कलेक्टर थी भोपाल में तो मैं स्नान करने के बाद न नाश्ता करती थी न चाय पीती थी। ब्लॉक्स में जाके इंस्पेक्शन करने के बाद फिर सर्किट हाउस में जाती थी, वहां शाम में जाके नाश्ता चाय करती थी। ये हालत थी शौचालयों की। कितना यातनापूर्ण है। और इसी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि जो महिलाएं हैं उनको
अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है और ये कितना यातनापूर्ण है और कितने तरह के रोग पैदा करता है शरीर में। तो महिलाओं को हमें इस यातना से निकालना ही निकालना है और उन्होंने इस बात को कर दिखाया और निकाला महिलाओं को इस यातना से। जी, तो जो बात आपने कही कि वो तो कलेक्टर थी और फिर भी देखिए, और वैसे भी आम महिलाएं कहीं घूमने जाएं, बाजार जाएं, घर से कहीं भी निकलें तो, और जहाँ पे सार्वजनिक शौचालय नहीं है वहां पे तो, और घरों में भी नहीं है तो वो घरों से ही नहीं निकल पाती थी, वो अंधेरा होने का इंतजार करती रही। जब हमने शुरुआत की इसकी जी तो लोग हंसते थे कि पैसा कौन देगा जी इस्तेमाल करने के लिए। जी, एक फोन आया है, सुनते हैं ये क्या पूछना चाहते हैं हमारे श्रोता। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं कमलेश यादव जी बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सदर बाजार क्षेत्र से बोल रहा हूँ। जी, तो आपसे बस एक निवेदन है कि या तो रेडियो से आप दूर हो जाएं या उसकी आवाज बंद कर दें जी, क्योंकि फीडबैक आ रहा है तो ना हम आपकी बात स्पष्ट सुन पाएंगे ना आप हमारे विशेषज्ञों की बात सुन पाएंगे। आपको तो फोन पे सुनाई देगा, तो आप रेडियो से थोड़ा दूर हो जाएं। जी जी, अब बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैडम, ये मैं बोलना चाह रहा था कि जैसे कचरे की गाड़ियाँ आती हैं। जी हेलो जी जी, बताइए। तो जैसे कॉलोनियों में जो किराए से जो लोग रहते हैं और जो बे टाइम नौकरी पे आना जाना करते हैं जी, तो वो लोग क्या होता है कचरा को अपने टाइम में, जैसे कोई रात में ड्यूटी जा रहा है तो रात में भर के चला पन्नियों में बांध के फेंक के चला जाता है जी। और सफाई तो खैर मैडम वो अब गवर्नमेंट के योजनाओं के साथ बहुत अच्छी हो रही है जी, मगर ये इस प्रकार की समस्या बहुत सारी है। जी, तो मैं कमलेश जी समझ नहीं पाया, आपकी कचरे की गाड़ी आती है तो समस्या किस बात की है? कचरे की गाड़ियां तो अपने टाइम पे आती है और चली जाती हैं, मगर जो लोग बे टाइम ड्यूटी आना जाना करते हैं, जिनको कचरे गाड़ियों को समय नहीं मिल पाता है, वो लोग कचरा पन्नियों में भर के मतलब कहीं पे भी फेंक के चले जाते हैं। हाँ, तो इसके लिए मैं कहूँगा बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है। मैं कहूँगा कि कम्युनिटी में देखिए, अगर गंदगी होगी तो बीमारी सबको होगी। गंदगी तो ये नहीं ढूंढेगी कि उनके घर का कचरा कि इनके घर का कचरा, जो भी वहां से होगा सबको बीमारी होगी। तो मैं कहूँगा कम्युनिटी में आप सब लोग एक एक बार मदद करिए कि ऐसे लोग, हो सकता है कि किसी का काम रात में काम जाते हो, दिन में घर में नहीं रहते हो, या दिन में जाते हो रात में, उनका अलग अलग समय हो सकता है। तो ऐसे लोग एक निश्चित स्थान पे उनकी जो बंद करके किसी उसमें एक पैकेट के रूप में रखते हैं, उस पैकेट को एक साथ जो कचरे की गाड़ी है वहां रखवा दिया करें। जो कचरे की गाड़ी का रास्ता तो फिक्स होगा कि किधर से होकर के जाती है, वहां पे रखे और वहीं से लेकर के डालें। इनफैक्ट मैं विदेश में पढ़ने गया था और वहां पे हम लोग क्या करते थे कि हम लोग वहां पे एक बिन होती थी, उस बड़े बिन में अपने घर का सारा कचरा ले जाके रख देते थे और कचरे की गाड़ी आती थी और वहां से बिन से लेके जाती थी, क्योंकि वो हमारी आदत का पार्ट बन गया था। देखिए, अब ये 7 साल से जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, इससे आप तो कह ही रहे थे कि सफाई बहुत अच्छी हो गई है। कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनकी एक व्यवहारिक कठिनाई है, उस व्यवहारिक कठिनाई को दूर करने के लिए अगर हम लोग मिल बैठ करके ऐसा कुछ तय कर लें तो मैं समझता हूँ इसका भी समस्या का निदान होगा। क्योंकि ये जो समस्या है, ये समस्या हम सबकी समस्या है, किसी एक की समस्या नहीं है। बिल्कुल, और हर समस्या का निदान सरकार से ही हम उम्मीद करें कि वो करें तो ऐसा भी ठीक नहीं है। नहीं सुमन जी, मैं तो यहाँ पे योगदान देना ही होगा। मैं तो सुमन जी ये कहूंगा कि आज स्वच्छ भारत मिशन की जो सक्सेस है, जो इतने व्यापक स्तर पे इसका जो पूरे एक रिजल्ट नजर आ रहा है, उस रिजल्ट के पीछे केवल एक बहुत बड़ा कारण है जन आंदोलन। जी, भारत की जनता ने जी, चाहे वो छोटे बच्चे हों, औरतें हों, वृद्ध लोग हों, नौजुवक हों, सब वर्गों ने, किसी भी, चाहे बुद्धिजीवी हों, काम करने वाले लोग हों, नौकरी पेशे वाले लोग, सब किसी ने इसको अपनाया है, पूरे दिल के साथ अपनाया, और उसका नतीजा कि आज हमारे शहर साफ हो रहे हैं, हमारा गांव साफ हो रहा है। और मैं कहूंगा कि जो आपने अपनाया है उसमें और भी थोड़ी बेहतरी करिए। देखिए, हम एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गए,
जैसा पाठक जी ने कहा कि कोई सोच नहीं सकता था कि 7 साल में आप यहाँ पहुंचे, तो 7 साल में आप यहाँ पहुंचे। अब एक नए भारत की जो हम कल्पना करते हैं, जो हमारी प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव हो रहा है, देश की आजादी के 75 साल आप मना रहे, क्या आप नहीं चाहते कि आने वाले समय हमारा देश इतना साफ हो जाए कि यहाँ से बीमारियां तो छूमंतर हो ही जाएं, हम सब एक बड़े अच्छे मन से, बड़े खुशी खुशी से जो भी काम करते हैं उस काम को पूरा करें। जी बिल्कुल। और आपने अभी स्वच्छ सर्वेक्षण की बात की थी सर, तो हिंदुस्तान में, पूरे भारत में इंदौर शहर ने 4 बार लगातार उसमें पहले नंबर पाया और पुरस्कार पाया। तो इंदौर की म्युनिसिपल कमिश्नर सुश्री प्रतिभा पाल हमारे साथ जुड़ी है, आइए उनसे बात करते हैं। प्रतिभा जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जैसा आप सुन रही होंगी, श्री दुर्गा शंकर मिश्र जो सचिव हैं भारत सरकार के आवास और शहरी मामले मंत्रालय में, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। और डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हैं, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, हमारे साथ हैं स्टूडियो में। लेकिन सबसे पहले तो ये पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है और देश के सभी नागरिकों की ओर से मैं एक आपको बधाई भी देना चाहती हूँ और ये भी पूछना चाहती हूँ कि राज क्या है आपकी सफलता का। थैंक यू। इंदौर जब स्वच्छ भारत मिशन शहरी लॉन्च हुआ तो कोशिश की गई थी कि स्वच्छता जन आंदोलन बने और सफाई की आदत सभी में आए। बस वहीं से इंदौर ने शुरू किया था। इंदौर की जो तत्कालीन मेयर थे, म्युनिसिपल कमिश्नर और उनकी टीम थी, जो सभी जनप्रतिनिधि थे, चाहे यहाँ के एमएलए हों, एमपी हों, सभी जो पार्षद थे, सभी लोगों ने ये तय किया कि हम स्वच्छता को अपनी पहली प्राथमिकता रखेंगे, स्वच्छता के काम हम पहली प्राथमिकता से करेंगे। तो तब टीम ने जो पिछले 4 सालों में तैयारी की, चाहे वो संसाधन बढ़ाने को लेकर हो, संसाधनों में कचरा कलेक्शन की गाड़ियां हैं, बाकी और सफाई की मशीनें हैं, सफाई की पूरी टीम बनाई गई। तो इन सभी चीजों से जो शुरू हुआ, उसके बाद इंदौर की जो खास बात है कि इंदौरियों का जो सहयोग इस पूरे आंदोलन में रहा है, चाहे वो जनता का हर घर से कचरा गाड़ी में आना, कचरा अलग लगाना, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, सैनिटरी वेस्ट और बाकी दीगर प्रकार के कचरे अलग। कचरा जब अलग अलग होके आ गया, लोग अगर बाहर जा रहे हैं, कहीं पाठक जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो लोग पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं। पहले जो ओपन डेफिकेशन और ओपन यूरिनेशन की चीजें सुनते थे, वो अब खत्म हुई हैं। लोगों ने पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने शुरू करे। इंदौर में बहुत बड़ा कचरे के ढेर हुआ करते थे, उनको खत्म करके लगभग 3 सालों के समय में वहाँ सिटी फॉरेस्ट डेवलप किया गया। आज लगभग 1.5 लाख पौधे लगे हुए हैं। नालों में जो सीवर का पानी आता था, जो टॉयलेट्स का सीधे जाके नदी और नालों में मिलता था, उसको खत्म करके सीधे सीवर नेटवर्क सिस्टम में उसको ट्रैप करके उसको रीयूज किया गया। लोग जो इससे जुड़े लोगों ने गीले कचरे से घर में खाद बनानी शुरू करी, जीरो वेस्ट वार्ड बने, क्योंकि वार्डों में रहने वाले सभी लोग अपना जितना कचरा निकालते हैं उसका वहीं पर ही पूरा निराकरण कर लेते हैं। तो इंदौर के लोगों ने जो अपना समर्पण दिखाया, जो अपनी दिशा दिखाई, हमेशा उत्साह दिखाया कि जब भी सफाई को लेकर या स्वच्छ की नया टूल किट लॉन्च होता है तो हमेशा इस बात का 100% दिया कि जो भी प्रयास इंदौर शहर के लिए, इंदौर शहर को साफ रखने के लिए करने होंगे, उस हर काम को करने के लिए सभी लोग हमेशा तैयार रहे। तो यही कारण है कि मुझे लगता है शहर लोगों से बनता है और जहाँ के लोग इतने जागरूक होंगे, इतने समझदार होंगे, सफाई के मतलब को समझेंगे, उन्होंने देखा है कि सफाई से पहले की क्या स्थितियां होती थी और अब जो लगातार 4 बार से सफाई हर साल अपग्रेड होती है, तो अब की क्या स्थितियां हैं, स्वास्थ्य पे आने वाले प्रभाव देखे, यहाँ की जमीनें जो कचरे में दबी रहती थी उनके जो रेट्स बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ देखे। तो इन सभी चीजों ने हमेशा टीम को मोटिवेटेड रखा, इंदौरियों को मोटिवेटेड रखा, पूरी जो चाहे मीडिया हो, चाहे सभी जनप्रतिनिधि, उनको मोटिवेटेड रखा और हमेशा ये प्रयास किया कि हम अपना 100% दें। यही कारण है कि हम लोग सफाई में बेहतर करते रहे। क्या बात है। तो आपकी बात सुन के मुझे बहुत ही मैं एक बात और जोड़ूंगा प्रतिभा के बारे में जी। ये प्रतिभाशाली तो है ही, इनको 1 साल का भी इनका बेटा है जी। मेरे पास किसी ने मैसेज किया कि अभी इनका बेटा भी 7 दिन का हुआ और प्रतिभा शहर में सफाई देखने के लिए पहुंच पड़ी। तो इस प्रकार का कमिटमेंट ऐसे हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर को, वहां के मैं माननीय सांसद जी से बात करता हूं, वहां के विधायक, वहां के, अभी जब मैं पीछे हाल में मैं गया था इंदौर, तो हर कोई चाहता था कि उसके मोहल्ले में जाऊं, जाके देखूं कि कितना साफ हो गया। वहां पे अभी हाल में 2 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात का कार्यक्रम होता है, इंदौर को वाटर प्लस करने के बारे में जैसे शहर के लोगों ने मिल करके
जितने भी गंदे नाले नदियों में गिरते थे उसको सबको उन्होंने डाइवर्ट करके उसका ट्रीट कर रहे हैं। आज सरस्वती नदी और कान नदी जहां पे पहले पानी इतना गंदा होता था आज इतनी स्वच्छ हो गई है कि आप उसमें नीचे की सब क्या क्या उसके मछलियों और सब कुछ को देख सकते हैं। तो इतना खूबसूरत, इतनी जो शहर की खूबसूरती। और जैसे देखिए ये तो वैसे ही है कि जो बच्चा एक बार फर्स्ट आता तो फिर पूरी मेहनत लगा देता है अगले बार फिर फर्स्ट आए। तो पूरे इंदौर वाले हर कोई इतना ज्यादा उनका जो है इसके प्रति लगन है कि हम कैसे अपने शहर को आज हम एक लेवल पे पहुंच चुके हैं उससे अगले लेवल पे कैसे चले। मतलब मुझे एक हरिराम पांडे जी की कविता याद आती है। एक कविता है हरिराम पांडे जी की, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। बड़ी अच्छी कविता है कि चढ़े हिमालय की चोटी पर आगे और चढ़ना है, हमें हिमालय की चोटी पर नया हिमालय गढ़ना है। मैंने ये एक भावना जो है मैंने देखा। और ये प्रतिभा की बात नहीं है। मैं अगर वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी को सब जगह मैंने जिस लेवल पे मैं जाके देखता हूँ काफी लोगों से मिलते, जहां देखते हर कोई चाहता है कि हम और अच्छा करें और अच्छा करें। और ये कमोबेश इंदौर का तो ये कहानी है ही, लेकिन हमारे देश के बाकी भी शहर में जो स्वच्छ सर्वेक्षण का जो हमारा अभी 7वां संस्करण अभी 2022 का आजादी का अमृत महोत्सव 2022 का हमने जो अभी शुरू किया है, इसमें एक लोगों में ऐसा एक प्रतिस्पर्धा आ गई है कि हमारा रैंक अभी यह है, अगले बार हम कैसे और अच्छे रैंक को लाएंगे और अच्छा करेंगे। और उससे क्या है, इसमें पूरी जनता जुड़ गई। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार करीब 8 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। क्या बात। 8 ये एक इतना बड़ी संख्या में लोगों का भाग लेना ये बताता है जन आंदोलन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा थी कि ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है कि सरकार इसको चलाएगी। अगर केवल म्युनिसिपल कमिश्नर को चलाना होता तो मैं नहीं समझता प्रतिभा इसमें सफल पाती। प्रतिभा का पूरा दम है, पूरी मेहनत है, लेकिन साथ में जनता इतनी तरह जुड़ गई है। और जहां जनता जुड़ गई आप समझ लीजिए कि सक्सेस तो होना ही होना है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। पहले जो है तो परीक्षा में कॉपी में मार्क दिया जाता था जी, और सफाई में मार्क दिया जाता है, दिमाग में ये कितनी अच्छी स्वस्थ परंपरा है, पहली बार सही मंत्रालय शुरू किया है। और ये बहुत ही स्वस्थ प्रतियोगिता है। इंदौर चारों बार फर्स्ट आया है जी। ये बस इंदौर के लोग के वास्तव में नहीं कमिश्नर साहिबा का भी बहुत ऐसा है कि पहले बार फर्स्ट नहीं आया था। हाँ, अच्छा। उनको आभास जब पहला हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था इंदौर उसमें फर्स्ट नहीं आया था, उनका नंबर 100 के आसपास था। अरे वाह। बट दूसरे बार से वो फर्स्ट आए और उसके बाद फर्स्ट बने ही रहे। और अभी 5वें का रिजल्ट आने वाला है। मैं समझता हूँ कि प्रतिभा का इस समय या इंदौर वालों की धड़कन भी तेज हो रही होगी, बहुत जल्दी रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। लेकिन इंदौर आदर्श बना है पूरे देश के लिए और सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का आपको एक बात ये भी बता दूं, इंदौर में हमने एक 3R कॉन्फ्रेंस किया था, एक यूएन की एजेंसी के माध्यम 3R कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें करीब 50 से ज्यादा अधिक देशों के माननीय मंत्रीगण या वहां के वरिष्ठ अधिकारीगण आए थे। जापान के मंत्री आए थे जी। और जापान के मंत्री से जब मैं अगले दिन सुबह बात हुई, उन्होंने कहा मैंने इंदौर के बारे में बड़ा सुना है, रात में पूरा घूम के देखे कहीं गंदगी का आभास नहीं हुआ। बोले ये तो हमारा जापान का शहर लगता है। तो ये जो एक फीलिंग जो है लोगों से पॉजिटिव फीलिंग आती है ना, उससे लोगों में और उत्साह आ जाता है जी। और यही हमें सारे शहरों को करना है। बिल्कुल। और स्वच्छ भारत दिखने लगा है, स्वच्छ भारत दिखने लगा है। बिल्कुल। तो एक श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी मैम। जी नमस्कार। नमस्कार मैम। कौन बोल रहे हैं? मैम मेरा नाम युधिष्ठिर शर्मा है। कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं उत्तराखंड से ताल्लुक रखता हूँ जी। तो आपका क्या सवाल है? मैम मैं सचिव महोदय का ध्यान एक विषय की ओर और आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि काफी मतलब मैं इस प्रोग्राम को बहुत सुन रहा था ध्यान से। भारत सरकार ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य से। पर मुझे लगता है कि शहरों में नागरिकों के अतिरिक्त जो उद्योगों से हमारे देश में जो प्रदूषण होता है उसकी तरफ भी हमारी सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जाने चाहिए जिससे कि वो प्रदूषण जो है वो कम हो। क्योंकि हम जो बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको जो औद्योगिक प्रदूषण होता है उससे काफी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। जैसे युधिष्ठिर जी कोई स्पेसिफिक उदाहरण बताएंगे अपने शहर से
ताकि मैं उस पर जैसा हम देखते हैं हमारे मतलब अभी तो काफी सराहनीय प्रयास हो रहा है नदियों को भी काफी हद तक, जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कोशिश की जा रही है कि गंगा रिवर को क्लीन किया जाए। उसी तरीके से मतलब हम देखते हैं कि हमारे मतलब अलग अलग शहरों में, जैसे मैं कानपुर के बारे में बात करूं तो एक औद्योगिक शहर है, वहां पर इतनी इंडस्ट्रीज हैं, उनसे काफी वेस्ट डिस्पोजल जो होता है वो अल्टीमेटली रिवर्स में वो डिस्पोजल चला ही जाता है। उसके एक तो उस परिप्रेक्ष्य से कुछ कर पाए, और जो हमारा सॉलिड वेस्ट है जो अभी भी हम लोग देखते हैं, मैं दिल्ली काफी आता जाता रहता हूँ, दिल्ली से देहरादून की यात्रा करता हूँ, तो कई ऐसे नहरें हैं, बीच में गंगा की नहरें हैं जिनमें हम लोगों को यदा कदा दिखाई देता है कि पॉलीथीन और इस तरीके के सॉलिड वेस्ट उसमें तैरते हुए पाए जाते हैं। तो इसके लिए सर कुछ प्रयास किया जाना आवश्यक है, ऐसा मेरे को लगता है। बहुत बढ़िया बात कहा आपने जुडिशरी जी। आपने जो लास्ट में पॉलीथीन की बात की, पॉलीथीन सब जगह नजर आता है जी, और पॉलीथीन मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान 1 साल पहले शुरू किया गया था जी। और सारे शहरों में पॉलीथीन इकट्ठा करके उनको जो है कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। आप आज की तिथि में पॉलीथीन को उपयोग करके बहुत सारे किस्म किस्म के प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। पॉलीथीन आप उपयोग न करें, इसके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स निकल गए हैं, जैसे कि थैला, लोग अब कपड़े के थैले का यूज करते हैं, जूट के थैले का लोग प्रयोग करते हैं, लोग बर्तन का जो प्रयोग करते हैं, जो पुराने बर्तन खत्म हो रहे थे उसकी जगह वो प्लास्टिक के जो बर्तन आ रहे थे उसको रिप्लेस करके अब लोग बर्तन जो है हमारे जो स्टील के बर्तन या अन्य प्रकार के बर्तन का प्रयोग करना चालू कर दे। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आने लगे और इस पॉलीथीन की वजह से हमें नदियों के आसपास या नहरों के आसपास बहुत सारा गंदगी और एक नजर में आती है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता है। बाकी हमारा जो डिग्रेडेबल होता है वो खत्म हो जाता है। एक हमारा जो अभी हाल में 1 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 यानी उसका दूसरे वर्जन का शुरुआत किया अगले 5 सालों के लिए। इसमें देखेंगे, इसमें हमारी विशेष एक पहल होगी इसको पॉलीथीन से कंप्लीटली इसको मुक्त करने का, कि किस प्रकार से हम इसको पॉलीथीन को ऐसे करें कि इसका जो एक तो हमारे प्रचलन से बाहर निकल जाए, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, प्लास्टिक से हम बाहर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक से कैसे प्रचलन से हम इसको बाहर हो सकते हैं, और जहां यूज करते हैं उसको कैसे हम लोग जो है उसका निकाल करके उसको कैसे डिस्पोजल कर सकते हैं, एक प्रकार से उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, प्लास्टिक के अलग अलग रूप में कैसे कर सकते हैं, इस पे हमारा विशेष बल होगा। बाकी जैसा कि आपने उद्योगों के बारे में कहा, इसके बारे में भी नजर है। उद्योगों का एक तो औद्योगिक शहरों के उसको साफ रखने की बात है, और दूसरा उनको उद्योगों से जो निकलता है जो कचरे, एक तो उनका जो सॉलिड वेस्ट निकलता है और दूसरा लिक्विड वेस्ट भी, उसको भी ट्रीट करने के लिए जो हमारा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके माध्यम से भी किस्म किस्म के निर्देश है, और उस पर और ज्यादा कोशिश हो रही है कि जिससे ये सारा सारा पूरी तरह से इसको हम लोग निकाल सके। और टेक्नोलॉजीज की ऑलरेडी आ गई है इसको साफ करने के लिए। तो लोकल जो है लोग उनसे संपर्क कीजिए और वो फैक्ट्री पर दबाव दें कि अब टेक्नोलॉजी है तो इसका इस्तेमाल करके और पानी को सही ट्रीटमेंट किया जाए। हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं जी, BOD10 है आता है जी। तो इस बीच इंदौर की म्युनिसिपल कमिश्नर सुश्री प्रतिभा पाल जी हमारे बीच बनी हुई हैं, तो उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हुए, जैसा सर ने कहा कि 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अभी तक किसका रिजल्ट आने वाला है तो इंदौर शहर पे सबकी नजर है और इंदौर शहर के सब लोग सांसें थामे इंतजार कर रहे हैं। हम भी अपनी ओर से सुलभ इंटरनेशनल की ओर से हम भी बधाई देते हैं मैडम जी। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर्वेक्षण के रिजल्ट के लिए मैम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जी। तो जहाँ प्लास्टिक की बात हो रही है और आपने अभी बात की स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की, जो अभी 1 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका किया विमोचन, तो इसमें और क्या क्या होने जा रहा है, पहले से क्या नया है इसमें? पहले से बहुत कुछ चीजें, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि पिछले 7 साल के अनुभव में जो हमने सीखा है, कैसे हमने टेक्नोलॉजी से, कैसे हम लोग नई नई जो स्टार्टअप्स के माध्यम से नई जो चीजें आई हैं उसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं। तो अब पहला चीज है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया था
कि जो शहरों के बाहर आप देखिए बड़े बड़े कूड़े के ढेर आपको मिलते हैं जी, जिसको डंप साइट कहते हैं जी। आपको जानकर के खुशी होगी कि लगभग 3000 एकड़ पे लगा हुआ जो हमारा कूड़ा है पिछले 7 साल में साफ हो गया है। जो कूड़े के ढेर थे 3000 एकड़ को मैं आपके अनुमान के लिए बता देता हूं कि ये लगभग बनता है 12 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर बाई 4 किलोमीटर का अगर आप दे उतना बड़े ढेर में कूड़े का ढेर को साफ हो गया। लेकिन आज की डेट में भी करीब 15,000 एकड़ पे ये कूड़े का ढेर अभी भी पड़ा हुआ है, जिसकी टोटल अनुमानित जो आप मान लीजिए कि लगभग 16.73 करोड़ टन वहां पे कूड़ा पड़ा हुआ है। इसको पूरा पूरा साफ करना है अगले 5 साल के भीतर। तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमें तरीका मालूम है, इसको हम पूरा साफ करेंगे। दूसरा, जो हमारे जो काफी सारे जो नदियों में हमारी जो तालाब हैं या अन्य पानी की जो वाटर बॉडीज है उसको दूषित, जिसकी बात युधिष्ठिर शर्मा जी कर रहे थे, उसको प्रदूषित करने के लिए गंदा पानी बहता है जी। आज हमने वाटर प्लस एक प्रोटोकॉल तैयार किया जिससे हमारे 9 शहर, जिसमें इंदौर की जिक्र जो है पीछे प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में की थी, ऐसे 9 शहर हमारे वाटर प्लस हो चुके हैं जहां पे अब पानी, गंदा पानी नहीं जाता, उनको ट्रीट करके जाता है। हमारी कोशिश है कि 100% सारे शहरों में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तरीका मालूम है, उससे हम ऐसा इंश्योर करें कि उसमें गंदा पानी इन कभी न जाने पाए, और वहां नहीं जाएगा तो उसे बहुत सारी बीमारियों में निजात मिलेगा जी। तीसरा है प्लास्टिक का, प्लास्टिक के बारे में एक विशेष अभियान चलाना जी। चौथा है कि हमारी स्वच्छता के बारे में हम एक हायर एस्पिरेशनल, अभी तक हम जो स्वच्छता कर रहे थे, अब हमको क्या, हम 70% तक कूड़े को ट्रीट कर रहे हैं, हम 100% ट्रीट करना चाहते हैं, सारे शहर बिल्कुल साफ होने चाहिए जी। तो सर इस बातचीत को हम जारी रखेंगे। इस बीच एक श्रोता हमसे जुड़े हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आशुष सिंह राठौड़, डिस्ट्रिक्ट चूरू, राजस्थान से बोल रहा हूँ मैम। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका सवाल रखें। जैसे डॉक्टर साहब नमस्कार। आप लोगों को भी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, बात जैसे हम देखते हैं कूड़े का ढेर है, बड़े बड़े ढेर है जी सर, वहाँ पे कई जगह पे जैसे आग लगा दी जाती है जी। तो सर वो जैसे उससे भी प्रदूषण फैलता है जी, धुएं से तो प्रदूषण फैलेगा जी। बड़ी बड़ी सब्जी मंडियां सर, उसमें देखते हैं पॉलीथीन में डाल के, जैसे केले के छिलके हैं या और सब्जी डाल दी जाती है, उससे आवारा पशु भी मतलब खा लेते हैं उसको, वो भी नुकसान है जी। तो जैसे सर इस पे पॉलीथीन पे बैन नहीं लगाया जा सकता क्या? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पॉलीथीन पे बैन करनी था। बिल्कुल, पॉलीथीन पे तमाम सारे लोकल बॉडीज ने बैन लगाया हुआ है कि एक सर्टेन इसके माइक्रोन के नीचे के जो पॉलीथीन है, जो पतले पॉलीथीन है, उसको उन्होंने बैन किया हुआ है। लेकिन बैन को इन्फोर्स करने में हम सब लोगों को साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप पॉलीथीन, आपसे मेरा अपील है और सबसे लोगों से अपील है, आज तमाम सारे शहरों में लोग पहले तो नहीं लेके जाते थे पॉलीथीन में सब्जी लाने या पॉलीथीन सामान लाने के, लोग अपने साथ कपड़े का थैला ले जाते थे, जूट का थैला ले जाते थे और उसका प्रयोग करते थे। पहले तो लोग पॉलीथीन का जो या प्लास्टिक के जो बर्तनों का प्रयोग नहीं करते थे। लोग सबके घर में वो बर्तन होते थे, या एक हम बर्तन, जब शादी ब्याह घर में फंक्शन होते थे, बर्तन लाते थे अपने यहाँ ला करके फिर उसका उपयोग करते थे। तो एक बार दोबारा ये हमारी जो लाइफ का जो स्टाइल था, उस लाइफ स्टाइल को एक बार दोबारा हम उसको ले जाएं तो उससे निश्चित तौर से पॉलीथीन से हमें पूरी मुक्ति मिल सकती है। लेकिन साथ ही साथ जो पॉलीथीन है उसको अगर सेग्रीगेट करके उसका, जानते हैं आज की डेट में बहुत सारी हमारी सड़कें बन रही है पॉलीथीन से जी। बहुत सारे प्रोडक्ट, आपको बता दूं कि गाजियाबाद दिल्ली के बगल में, सर आप तो बता रहे थे राजस्थान के, गाजियाबाद में जो वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, वहां उन्होंने पॉलीथीन को लेकर के एक बहुत टूरिज्म का अट्रैक्शन बना दिया। पॉलीथीन से लेकर के वहां पे लोग स्टूल बन रहे हैं, लोगों को बैठने के लिए बेंचेस बन रहे हैं, तमाम किस्म की जो डेकोरेशन के सामान बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें बन रही। तो हम उसका जब एक बार सोच लगाते हैं, बहुत सारी अल्टरनेटिव चीजें आ जाती। आपको मैं बताऊं सुमन जी, आज की तिथि में लगभग 5000 से ज्यादा नए इंटरप्रेन्योर्स जो कि कूड़े से, जो बने प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं कूड़े से कंचन, क्या बात जो है? कूड़े से कंचन की बात करते हैं जी। तो कूड़े में लोगों को लगता था कूड़ा तो देख भी नहीं सकते, लेकिन कूड़े से ऐसे तमाम किस्म के प्रोडक्ट बनने चालू हो गए जिससे उन्हें वैल्यू मिलता है जी। और उसकी सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो जेम पोर्टल
भारत सरकार का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल जो बना हुआ है, जिससे डायरेक्टली सरकारी संस्थाएं खरीद करती हैं, भारत सरकार की भी, राज्य सरकार की भी, लोकल बॉडीज भी। उसमें 5000 से ज्यादा हमारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि कूड़े से कंचन बना करके बेच रहे हैं जी। ये हमारी खासियत। और इसमें रोजगार मिल रहा है लोगों को। बिल्कुल, रोजगार भी मिल रहा है, महिलाओं को बहुत रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल, गांव देहात में लोगों को, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। तो बिंदेश्वर जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि ये गांव में जो स्वच्छता, क्योंकि आपने तो बहुत काम किया है वहां पर, तो स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हुई, या मैला ढोने की प्रथा खत्म हो गई, मगर वो वहां के लोगों के मानस में, मानसिकता में इतनी समा गई है कि जो लोग उन परिवारों के हैं उनसे भी लोग बहुत परहेज करते हैं और उनको काम नहीं देते हैं। तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है? अब उसमें जैसा हमने प्रयोग किया है अलवर में और राजस्थान में जी, उस प्रकार से यदि उनको पढ़ाएं लिखाएं जी और काम सिखलाएं जी, और पहले कमाते थे 300 रुपए जब महिला ढोते थे जी, आज कमाते हैं 10,000 से 15,000 रुपया। अच्छा जी। वो पापड़ बेल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, कारपेट बेल बनाते हैं, एक्सपोर्ट होता है वो जी। हाँ, तो एक तो है कि वो पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, और समाज के लोगों के साथ उसका संपर्क कराना चाहिए जी। मंदिर में ले जाइए, पूजा कराएं, ऐसा करके। अब हमने वहां तो लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। अच्छा, ये आप अपने आकाशवाणी के संवाददाता को आप भेज करके इसकी सच्चा जानिए कि अलवर टॉक में जो महिला ढोती थी जी, आज उनके घर में जाके चाय पीते हैं जी, और नाश्ता करते हैं, उसी गिलास में पानी पीते हैं जिसमें कि वो पीते थे जी। और अभी बीबीसी के जो, अभी नहीं कुछ वर्ष पहले एक कपूर आए थे जी, तो वो कहने लगे कि आपके यहाँ जो है जाति से जाति हो जाती है जी, और अछूआछूत की बात तो करने लगे जी। हमने कहा, उनका लड़का था दोनों का, एक छोटा सा खेल रहा था, तब मैंने पूछा कि मैडम इस लड़के का जो धर्म है वो क्या है जी? ओ ही क्रिश्चियन। मैडम क्रिश्चियन कैसे हो गया? तो सियाना होगा जो 18 वर्ष का, तब तय करेगा कि कौन धर्म स्वीकार करेगा जी। तो जिस प्रकार से नो ही और सन, हम इसलिए कह रहे हैं आपको कि जैसे आपके यहाँ धर्म से धर्म हो जाता है, हमारे यहाँ जाति से जाति हो जाती है जी। अब यह है कि गांधी और अम्बेडकर में यही पर सिंथेसिस हमने किया है। गांधी ने कहा कि व्यवस्था ठीक है, छुआछूत ठीक नहीं है जी। अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, जाति प्रथा समाप्त करो जी, ठीक है। हमने सिंथेसिस कर दिया। तो अब क्या है कि हमने अल्बर्ट टॉक से लोगों से पूछा कि कौन जाति अपनाओगे, तो बोला आप ब्राह्मण, हमको ब्राह्मण बना दीजिए जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको कहा था कि जब तक समाज स्वीकार नहीं करेगा तो मैं इसको नहीं मानूंगा। तो आपका जो भी चल रहा है अलवर और टोंक के लोग सुन रहे होंगे, और वहां पर उनको ब्राह्मण कह करके अब उनको बैठाया जाता है, अपने उनके शादी विवाह में बुलाया जाता है, साथ खिलाया जाता है, वो सम्मान मिल रहा है। तो जिस प्रकार से अल्बर्ट टॉक में हमने किया, तो जो स्थानीय लोग वहां के हैं वो आके दोनों प्रोग्राम को देखें और ऐसा प्रयास करें कि वहां भी उनका जीवन जो है इन लोगों के ऐसा। उसमें तो एक महिला को उषा शर्मा, ऐसे उषा चौमर पहले नाम था उसका, अब हो गया उषा शर्मा जी। उसको इस साल लास्ट ईयर अनाउंस हुआ था 8 नवंबर को जी। भारत सरकार ने पद्मश्री से देने जा रही है। क्या बात है। तो जो महिला ढोती थी 2003 तक जी, वो अब भारत सरकार द्वारा 8 नवंबर को पद्मश्री सम्मानित की जाने वाली। तो ये है कि तरीका जो काम करने का है, जो हमने काम किया, हाँ, उस प्रकार से और अहिंसा के तरीके से हमने कोई न किताब फाड़े, न पुस्तक फाड़ी, न कुछ किसी का अब्यूज किया, न कोई गाली, कुछ नहीं जी। जो गांधी का सपना था अहिंसात्मक तरीके से, और हमने इसको किया।
इसको जो अंत में आपको हम कहना चाहते हैं जी कि जो चे गुएवारा जिसने क्यूबा की आजादी ली थी वो 1959 में दिल्ली में आया था जी। तो उसने कहा कि जो ऑपरेस्ट है वो जब चेंज करेंगे ऑपरेसर को तो ऑपरेसर चेंज करेंगे ऑपरेस्ट को, तो ये सिलसिला खत्म नहीं होगा जी। इसलिए गांधी की बात को मैं इंडोर्स करता हूं कि अहिंसा के माध्यम से समाज में परिवर्तन हो सकता है। कौन कह रहा है आदमी जो स्वयं क्यूबा की आजादी हिंसा से ली थी, वो गांधी के तो हमने एकदम अहिंसात्मक तरीके से बिना कोई कोलाहल के कुछ नहीं और परिवर्तन कर दिया। तो जो जहां से प्रश्न आया है हम उनको कहना चाहते हैं कि जब कभी या तो हम संपर्क करें या अल्बर्ट टॉक जाके देखें कैसे वो ब्राह्मण हो गए और कैसे सम्मान के साथ वो जी रहे हैं, कैसे उनके यहाँ जाके जजमान के यहाँ खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसको भी अपना सकते हैं। बिल्कुल परिवर्तन लाया जा सकता है। एक आम इंसान जब जुड़ता है और स्वच्छ भारत आंदोलन तो अभियान इस बात का बहुत ही बड़ा प्रमाण है कि सारी दुनिया इसे देख रही है कि जब एक आम नागरिक को जोड़ लिया जाता है और जब देश के जो प्रमुख हैं उनकी जब उस चीज के प्रति एक वो सत्यनिष्ठा से एक काम को एक बीड़े को उठाते हैं तो वो पूरा हो सकता है जी। कि उसको किसी ने रिकमेंड नहीं किया था पद्मश्री के लिए जी, माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं उसको चुना जी। ये अंदाज ये देखिए आप जी। तो ये है कि जो महिला ढूंढने में लगे हुए थे अब कैसे कह रहे हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये है तो वो समाज में उनको स्थान मिल सकता है, धीरे धीरे और उससे स्थान प्राप्त हो सकता है। हमने जो काम जो किया है मेरा अनुभव तो यही है जी। तो हमारे वो श्रोता जो कार्यक्रम में फोन करना चाहते हैं उन्हें हम बता दें कि हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113663 1800113663। आप देश के किसी भी कोने से बिना किसी शुल्क के सीधे हमें फोन कर सकते हैं। हमारे 2 नंबर और हैं 23421082 और 23421083। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना न भूलें। मिश्रा जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जो सीवर होते हैं उसमें हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, स्वच्छता मित्र हैं, उन्हें जाना पड़ता था पहले और उनकी जान पे बनाती थी क्योंकि वहां कुछ ऐसी गैसें भी बनती हैं कि जहरीली गैसें हो जाती हैं कई बार, तो उनकी जान पे बनाती थी। तो क्या कुछ सरकार द्वारा ऐसा कुछ हो रहा है कि उनको सीविर उसमें ना जाना पड़े? ये सवाल का जवाब आपसे अभी हम देते हैं। एक श्रोता हमसे जुड़े हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, आपका नाम बताएं। मेरा नाम योगेश ठाकुर है। कहाँ से बोल रहे हैं योगेश जी? मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछें। मैं ई वेस्ट के निपटारे के बारे में जानना चाहता हूँ। ई वेस्ट के जी, जैसे हम स्वच्छता की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक जो कुदरती बात आती है वो कूड़े से मुक्ति है जी। इसमें जो प्रमुख कूड़ा है वो प्लास्टिक और ई कचरा है जी। तो सबसे बड़ा जी, जैसे हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर ई कचरे के निपटान की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। इसे तो कई लोग या तो वेस्ट के रूप में फेंक देते या फिर जला देते हैं, इससे सेहत संबंधी परेशानियां पैदा हो रही है। तो इस ई पेस्ट का निपटारा कैसे किया जा सकता है? योगेश जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। देखिए, आज ई वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर आगे निकल करके आ रहा है, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जुड़ती चली जा रही है जी। आप चाहे टेलीफोन का प्रयोग कर रहे हो, मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहे हो, आप रेडियो का प्रयोग कर रहे हो, जो भी बहुत सारे इतने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हमारे लाइफ में धीरे धीरे आते चले जा रहे हैं, और वो एक समय उनकी एक निश्चित अवधि है कि जितने दिन के बाद वो काम करना बंद कर देंगे तो उसको आप ई वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी को फिक्स किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने। एक जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने जो ई वेस्ट बनाता है उनकी ही जिम्मेदारी फिक्स की गई है,
और इस ई वेस्ट को एकत्रित करने के लिए हमारी अर्बन लोकल बॉडीज को कहा गया कि अलग से एक जगह उसको इकट्ठा करेंगे और वो जो उसको प्रोडक्शन करने वाले वो इसको पे करके इसको पूरा डिस्पोजल करेंगे। मैं समझता हूँ उसकी एक पुख्ता व्यवस्था इसके लिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री तैयार करा रही है। इसको जो MIT के माध्यम से, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री उनके माध्यम से एक पुख्ता व्यवस्था करा रही है, जिससे हर छोटे छोटे शहर तक, क्योंकि अब तो शहर से लेके गांव तक सब जगह हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स लाइफ में पहुंच गया है, वो एक व्यवस्था बना रहे हैं जिस व्यवस्था के तहत इसको डिस्पोजल किया जा सके। जी, तो आने वाले समय में हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि बिल्कुल, मैं समझता हूं, जैसे आपने स्वच्छता ऐप कहा, तो उस तरह की कोई ऐप होगी या कोई हेल्पलाइन नंबर होगा जिसमें लोग इस तरह की शिकायतें अपनी रख पाएंगे? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि बगैर इस प्रकार के इतने बड़े काम को करने के लिए हमें IT प्लेटफॉर्म का यूज करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी जाकर के हम स्केल अप कर पाएंगे। जी, एक और फोन है, हम सुनते हैं हमारे श्रोता क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो। ओके, हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं। जी, मैं मेहताब आलम बोल रहा हूँ। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से। जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा ये प्रश्न है कि अभी भी लोग गाँव में जागरूक नहीं हुए इतने ज्यादा। जी, तो अभी भी यहाँ पे लोग, मैं देखता हूँ कि सड़कों के किनारे शौचालय पड़ा होता है। यहाँ शौचालय बनने के बाद भी यूज नहीं किया जाता है। इसके लिए हमारे श्रोताओं को आप जागरूक करें। इसके अलावा आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं, इनका कमेंट्स था कि जो शौचालय तो बन गए शहर में, या आप कहीं पे बता रहे हैं कि आजमगढ़ की बात आप करेंगे, वहाँ शौचालय बन गए और वहाँ लोग उसका प्रयोग नहीं करते। तो आलम साहब, कारण क्या वहाँ पे? क्या पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, क्या दिक्कत है? अभी हम उन फोन लाइन कट चुकी है, तो अब हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने जो बात कही उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हम जो शौचालय पब्लिक टॉयलेट्स बनाते हैं उसमें दो चीज आवश्यक है जी। एक तो आप बिजली होनी चाहिए जिससे कि वहां पे रोशनी हो, तभी लोग उसका प्रयोग करेंगे। दूसरा चीज वहां पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और तीसरी उसकी हाइजीन, उसकी सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। और इस व्यवस्था को करने के लिए जैसे कि हमने एक ODF ओपन डेफिकेशन फ्री की बात की, हमने एक ODF प्लस की भी बात की और ODF प्लस की बात की, और वो हमारे आज की डेट में लगभग 3,500 शहर हमारे ODF प्लस है। यानी एक थर्ड पार्टी ने जाके देखा कि इन सारे शौचालयों में पानी की व्यवस्था है, वहां हाइजीन की व्यवस्था है और इसका लोग लगातार प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर कहीं इस प्रकार की दिक्कत है, मैं समझता हूं कि आप स्वच्छता ऐप के माध्यम से इसकी जानकारी आप दीजिए। आप देखिए कि इसका कितना जल्दी से जादू जैसा विदिन 24 आवर इसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। उसमें एक बात विशेष इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा अनुभव है 50 वर्ष का, कि अटेंडेंस मस्ट है। जो जब तक अटेंडेंस नहीं होगा तो क्या होगा कि फिर बिना अटेंडेंस के शौचालय जो होता है, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया तो उसमें राउंड द क्लॉक अभी भी है, पहले भी था, तो उससे क्या होता है कि कोई पखाना गया भी मान लीजिए और कोई गंदगी थोड़ी है भी, तो आदमी खड़ा है वहां पर, वो वेब से साफ कर दे, उसको साफ कर दिया। तो अटेंडेंट मस्ट है इसके लिए, क्योंकि आप विषय देख रहे हैं। तो ये तो है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है पाठक जी। और वैसा ही जो है लोकल बॉडी इसको करती है, किसी न किसी संस्था को दे करके, कोई थर्ड पार्टी सदस्य कि आपका सुलभ शौचालय, ऐसे बहुत सारे आज की डेट में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आ गए जिनके माध्यम से इस कार्य को कराते हैं। जी हाँ। और तभी जब हमारी जो थर्ड पार्टी जाती है, जो कि सरकार नहीं है, कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है, वो जाके जब देखते हैं तो देख करके वो रिपोर्ट करते हैं कि उनका पूरी सफाई की व्यवस्था है। हाँ, वो ठीक है। तो वही एक उसमें रोजगार भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और राउंड द क्लॉक ड्यूटी रहने से बिल्कुल 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 जरूर होते हैं। तो आपसे हमने प्रश्न किया था जिसका उत्तर आप जल्दी से मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया, जैसे कि आपने पाठक जी से प्रश्न किया था, जो गांव में दिक्कत थी महिला को सर पे ढोने वाली व्यवस्था की, शहर में दिक्कत है कि लोग सीवर सिस्टम है, वहां पे सीवर एसेप्टेज उसके अंदर लोग घुसते हैं और उसकी गैस के नाते कई लोगों की जान भी चली जाती है। इसको दूर करने के लिए पहले तो हमारे मंत्रालय ने एक तो मैनहोल शब्द का प्रयोग हमने बंद करके अब उसको मशीन होल कहते हैं।
जी। क्यों? क्योंकि पीछे हमने एक टेक्नोलॉजी चैलेंज किया था। ऐसी तमाम सारी टेक्नोलॉजी है जिसके लिए आदमी को मैन होल में घुसने की आवश्यकता ही न पड़े। ठीक है। उस टेक्नोलॉजी उसके माध्यम से एक वो बैंडिट क्विट है जो कि जाता है और जाकर के उसको पूरा को पूरे उसको साफ कर लेता है। जी। दूर दूर तक आपको जो हमारा जो सीवर लाइन उसमें अंदर जाकर के उसको पूरी तरह से सफाई कर सकते हैं। तो एक तो टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा हमारा व्यापक प्रयोग हुआ है। जी। इसके साथ ही साथ अभी हाल में हमने जितनी भी 246 हमारी नगर निगम है जी, उन सारे नगर निगमों के लिए एक सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज किया गया जी। और उस चैलेंज के माध्यम से इन पे हमने एक नया नंबर 14420 ये स्टार्ट किया है। उस नंबर के माध्यम से आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत है, आपको इसको जो ट्रेंड लोग हैं वही इसको करेंगे या मशीन के माध्यम से सफाई की जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप इस कार्यक्रम में आए और श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं। हम बताना चाहेंगे कि भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक आज इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े। सुमन संजय अग्रवाल अब आपसे आज्ञा चाहेगी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। करता थे श्री राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।